सर टाइम्स हैव चेंज्ड, मतलब वक्त बदलते जा रहे हैं और 21st सेंचुरी में आ गए तो हेल्थ डिजीज का डेफिनेशन चेंज हो गया है। जैसे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं हम लोग, तो इस एरा के पर्सपेक्टिव में या कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में हम लोग हेल्थ को कैसे समझेंगे, डिजीज को कैसे समझेंगे, और इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा हो गया ना कि स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल या एक स्टाइल बन गया है, तो लोग बोलने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी बोलते रहे, फैशन जैसे फैट कहते हैं, एक फैट बन गया है एम्बॉडीमेंट स्पेशलिस्ट कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ। जैसे होता था ना पहले मैं मॉडर्न हूँ, अब हो गया मैं भी स्पिरिचुअल हूँ। डायलॉग आई एम गेटिंग स्पिरिचुअल। तो वो एक स्टेटस सिंबल टाइप बनता जा रहा है कि मैं भी हूँ। आपने मेरे को याद है हेल्थ की एक बढ़िया डेफिनेशन बताई थी कि हेल्थ इज मॉडरेशन, तो वो मेरे जहन में रुक गई बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिनों तक रही। तो मैं सोचता था कि सर मिलेंगे इस बार तो मैं पूछूंगा। तो इस बार हम दिल्ली में हैं, तो सर हेल्थ डिजीज एंड स्पिरिचुअलिटी दिल्ली में गुप्ता सर के घर में गुप्ता सर के साथ, मैडम के साथ क्लिनिक कुछ नहीं, सिर्फ हम और सर जी हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। और चाय पे बात, वेरी इंपॉर्टेंट, चाय पे चर्चा हो रही है। चाय पे हेल्थ डिसीज एंड स्पिरिचुअलिटी। मन की बात। देखो ऐसे होता है, कोई भी चीज होती है ना, दो है, एक एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। तो जितने भी हम लोग जीते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स, उन सबके पास रिलेटिव हेल्थ होती है। कोई ज्यादा हेल्दी होता है और कोई कम हेल्दी होता है। एब्सोल्यूट हेल्दी कोई नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब से रिलेटिव। तो मान लो जब हम कोई जिसको परेशानी आने लगती है, कुछ भी किसी भी तरह की, कुछ सोच में आने लगती है, कहीं पेन होने लगता है या कुछ वीकनेस आने लगती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो डायग्नोज हो गया कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है वगैरह वगैरह, तो हम कहते हैं भाई ये डिजीज पर्सन हो गया। ठीक है, जब तक वो डायग्नोज नहीं था तब तक वो हेल्दी पर्सन था, क्योंकि था तो फिर भी बीमारी वो, क्योंकि उसको परेशानी उतनी ज्यादा नहीं थी कि जिससे उसकी लाइफ हैंडीकैप हो जाए, इसलिए उसको हेल्दी माना जाता था। मान लो अब शुगर है, मार्जिन लेवल पे है, तो थोड़ी सी बढ़ गई है तो अब कहते हैं भाई ठीक है, तो ओके, इज नॉट डिजीज पर्सन, थोड़ी बहुत है, रेंज में है। तो रेंज से बाहर निकलने के बाद फिर कहते हैं हाँ यार अब तो इसको डायबिटीज हो गई, नाउ इज ए डिजीज पर्सन। तो डिजीज तो पहले भी था, बाद में भी है। तो जितने भी हम लोग हैं ना, ये इंसान जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है पृथ्वी पे, सभी रिलेटिवली हेल्दी है। चाहे वो कैंसर से मर रहा हो, वो भी रिलेटिवली हेल्दी है, क्योंकि उससे ज्यादा खराब वाला दूसरा बंदा है। ठीक है, दो वैसे लेबल लगा रखा है हमने, डिजीज पर्सन। तो अब स्पिरिचुअल हेल्थ फिर होगी कैसे? अब हेल्थ होगी क्या? पहले तो हमें हेल्थ को समझना है, हेल्थ क्या चीज है। अब जो परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया है, अगर एज इट इज वैसा बना रहे तो फिर समझो हेल्दी है। जैसे कबीर दास ने कहा ना कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। मतलब जैसी गॉड ने हमारा ये शरीर बनाया था, उसने जतन करके यानी एफर्ट्स कर करके उसको वैसा का वैसा ही बना के रखा और फिर वैसा ही छोड़ दिया, यानी वो बीमार नहीं, वो एब्सोल्यूट उनकी हेल्थ थी। अब परमात्मा ने हमारे शरीर में 2-3 साइड बनाई। एक तो ये शरीर जो दिखता है, फिजिकल बॉडी, एक माइंड जिससे हम सोचते हैं, और एक वो पावर जो इस शरीर को चलाती है, जो जिसके कारण हमारा हृदय धड़कता है। अगर वो पावर चली जाए, धड़कन हृदय की बंद, आप खत्म। ब्रेन डेड हो जाता है बंदा, पर हार्ट डेड तो कोई नहीं होता ना, हार्ट डेड मीन्स खत्म। तो अब जो हमारा फिजिकल जो एनर्जी वाला पार्ट है, माइंड वाला, उसमें कुछ इमोशंस है, यानी वो हमारे शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो इमोशंस वाली होती है, जिसको हम अगर अब धार्मिक भाषा में कहें तो ईडा नाड़ी हो गई, अगर हम मेडिकल साइंस की तरफ चलें तो लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल हो गया। तो वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जितना हम ज्यादा उसको यूज करेंगे, अपनी एक नेचर होती है ना जैसे टेम्परामेंट, तो उतना ही ये एनर्जी हमारी कहना चाहिए एग्जॉस्ट होती चली जाएगी, उतना ही हम फिर लेथार्जिक होते चले जाएंगे,
उतना ही हार्जिक होना शुरू हो जाएंगे। लो ब्लड प्रेशर हो गया, पथरियां बन गई, जो कहते हैं बिल्कुल मसल्स मास्थीनिया हो गया, मतलब धीरे धीरे डाउन। उसी तरह फिर हम इमोशनल भी डाउन होते चले जाएंगे, यानी हमारे अंदर जो एक खुशी रहने वाली प्रवृत्ति थी ना, वो घट के धीरे धीरे डाउन की तरफ जाना शुरू जाएगी, उदासी की तरफ बढ़ता चले जाएंगे, और अल्टीमेट फिर हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे। और लास्ट स्टेज कहाँ आएगी, जहां ये लेफ्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वहां फिर हम सुसाइड कर लेंगे। तो वो 0 पॉइंट पे पहुंचता है। तो ये एक इम्बैलेंस की तरफ बढ़ता गया। तो अब दूसरी जो साइड है हमारी, वो है एक्टिविटी, एनर्जी, जिससे हम काम करते हैं, राइट चैनल। तो अगर हम स्पिरिचुअल भाषा में कहें तो ये होती है पिंगला नाड़ी। इसको श्री हनुमान जी चलाते हैं और महासरस्वती चलाते हैं। तो अब इस पिंगला नाड़ी से, जो मेडिकल साइंस से करें तो ये होता है राइट सिंपैथेटिक चैनल। तो मेडिकल साइंस को तो दोनों चीजों में मालूम नहीं है कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसको स्पिरिचुअल साइड से मालूम है। तो ये जो जितना हम काम करते चले जाएंगे, जितने फ्यूचर की प्लानिंग करते चले जाएंगे, जितना भी हम मतलब इस आज के स्टेट के अलावा आगे की सोचने लग जाएंगे, चाहे वो 2 मिनट बाद की हो, चाहे बिल्कुल फ्यूचर की हो। और या जितना हम चीजों को कंट्रोल अपनी मुट्ठी में करना चालू कर देंगे, यानी चीजें मेरे हिसाब से चलेंगी। इंटेलेक्चुअली जितना इंटेलेक्चुअल, उसके लिए तो दिमाग चाहिए ना। इमोशंस के लिए तो ये है भाई, हाँ ठीक है, मेरे को तेरे से प्यार है, अब तू करे ना करे, तो मैं उसको हावी तो नहीं हो सकता ना। अब दूसरा तरफ होगा वन साइडेड लव होता है, ये कैसे मेरे को छोड़ के जा सकती है, मैं इसको हत्या के ही छोड़ूंगा। हाँ, उसको इच्छा है नहीं है, मैं उसको, तो वो एक पावर गेम हो जाता है। यानी ये चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। ओके। तो वो जो, तो उससे क्या होता है, जो हमारी राइट साइड की एनर्जी है वो खत्म होने लगती है। तो उससे फिर हमारे को ओवर एक्टिविटी से जो बीमारियां आती है, जैसे हाइपर वाली जितनी भी है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर थायराइडिज्म, डायबिटीज, एग्रेशन, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस हो जाना, गुस्सा आना, नींद ना आना, ये सारी साइड में सब हाइपो हो जाता है, लेफ्ट में हाइपो हो जाता है, राइट में हाइपर हो जाता है। बोथ आर डिजीज। तो ये दोनों डिजीज कंडीशन है। तो जब ये दोनों डिजीज कंडीशन है, तो फिर हेल्दी कंडीशन तो इसके बीच में ही होगी ना। तो जो बीच का, जैसे आप अगर देखें, आप अगर दौड़ते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, यानी वो आपके हाथ में है उसको बढ़ाना, पर घटाना आपके हाथ में नहीं है। आपको खाना खाने की इच्छा हुई, लेफ्ट चैनल यूज हुआ, फिर आपने राइट चैनल करके क्रिया करी, उसको खा लिया, कि 2 काम आपने कर लिए, पर अब वो हजम होगा या नहीं हो जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये जो काम है ना, जो आपके हाथ में नहीं है, वो मिडल चैनल है। अगर आप उसमें एस्टेब्लिश हो जाओ, तो आप हेल्दी हो जाओगे, ना लेफ्ट खर्च होगी ना राइट खर्च होगी। वो कैसे करना है? वो कैसे करना है, अब वो ह्यूमन लेवल पे तो हो नहीं सकता। जो सर राइट एंड लेफ्ट का जो बैलेंस, लाइट का और बैलेंस का ना, इसमें दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम खुद समझ जाएं कि हमें ये अति में जा रहे हैं, तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है विल पावर से। जैसे इमोशनल साइड है, अब मैं मान लो एक किसी के प्रति झुकाई जा रहा हूँ, तो फिर मुझे समझ आया नहीं यार ये तो गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको अपने को रोकूंगा। कुछ ऐसे ही लगे कि मैं बहुत भाग दौड़ करता हूँ, यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लो, तो बीच में आने लगे ना हम लोग, मिडल में आने लगे। तो इस तरह 2 काम हम कर सकते हैं। तीसरा काम होता है दवाइयाँ। अभी हम क्योंकि होम्योपैथ हैं, तो हम सिर्फ होम्योपैथ की बात करेंगे। तो जब हम कोई दवाई देते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर ऐसा बंदा है जो बड़ा उदास पड़ा है, सुस्ती में है, ढीला डाला है, तो जब हम दवाई देते हैं थोड़ा एक्टिव हो जाता है, डिप्रेशन में से निकल के थोड़ा खुश होने लगता है, एनर्जी लेवल हाँ, यानी वो लेफ्ट चैनल से मिडल की तरफ बढ़ गया। समझ आ गया पॉइंट? तो ऐसी अगर हम राइट साइड वाले की दवाई देते हैं, जैसे लैक्टेसी से है, बहुत हाइपर है, स्ट्रामोनियम है, भाग लाइकोपोडियम है, विरेट्रम है, जो भाग दौड़ ये करके दूसरे को काबू करना चाहते हैं, जब आप उनको दवाई देते हैं तो वो थोड़ा सा शांत होने लगते हैं, उनमें लव ऑफ पावर घटने लगता है ना, मैनिपुलेशन कम होने लगता है, राइट से तो राइट से थोड़ा मिडल की तरफ आने लगते हैं। तो लेफ्ट वाला ये दवाई का काम है। तो जितना परफेक्ट सिमिलिमम हमारे को मिलेगा, उतना ही बंदा मिडल की तरफ बढ़ जाएगा, मिडल की तरफ। पर दुनिया में कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो 100% बंदे को मिडल में एस्टैब्लिश कर सके। तो इसलिए कोई भी दवाई दुनिया में 100% हेल्दी नहीं कर सकती किसी को भी। तो इसलिए हर दवाई
इम्प्रूवमेंट देती है, थोड़ा बहुत देती है, इसलिए हर होम्योपैथ को रिजल्ट आते हैं। किसी को थोड़ा, इसलिए वो कहता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, इसलिए हर होम्योपैथ कन्विंस होता है अपने आप से कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो इसलिए डिस्प्यूट होते हैं होम्योपैथ्स में, क्योंकि मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने गड़बड़ करी है, क्योंकि उसकी दवाई से 10% इम्प्रूवमेंट आया, दूसरे की दवाई से 90% इम्प्रूवमेंट आया, तो आया तो दोनों को ना। अब उसको तो पता ही नहीं ना 90 कैसे भी आता है, तो इसलिए वो होम्योपैथी की हर दवाई काम करती है थोड़ा बहुत। अब सवाल होता है फिर ये मिडल में हम और भी बहुत सारे तरीकों से लाते हैं, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, तो उसको समझा बुझा के भी उसको शांत करा जा सकता है, किसी बंदे को समझा बुझा के भी कुछ लालच दे के किया जा सकता है, कोई डिप्रेशन है, किसी को लॉस हो गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम उसको लेफ्ट वाले को मिडल की तरफ धकेल सकते हैं। और तो ओनली दवाई ही एक सोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग ध्यान करने लगते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है, इस वातावरण में हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं पहाड़ों पे चले जाओ, सब छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो चेंज करने लगते हैं, तो वो फिर एग्रेशन, नौकरी बदल देते हैं, तो वो मिडल की तरफ आने लगे फिर दोबारा। तो पर ये हुआ रिलेटिव, तो इसीलिए टेंडेंसी जो उसमें थी लेफ्ट में राइट में जाने की वो तो बनी हुई है ना, इसलिए कोई भी डिजीज परमानेंट क्योर नहीं होगा। किसी दवाई से आपको 2 महीने क्योर होगा, तो किसी से 2 साल क्योर होगा। एब्सोल्यूट हेल्थ डजंट एग्जिस्ट। फिर हाँ, फिर नई कंडीशन में बंदा आ जाएगा तो उधर भाग जाता है, उधर की बीमारी पर। इसलिए लाइफ लॉन्ग कभी भी एक दवाई सेम रेमेडी नहीं होगी, जो कहते हैं ना, नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लाइफ लॉन्ग नहीं होगी, वो 2 साल के लिए हो सकती है, 10 साल के लिए हो सकती है। जब बंदा किसी नई स्टेट में चला जाएगा, रिलेटिव है ना, क्या मतलब हम जितनी देर ज्यादा बंदे को उस स्टेट में होप रहा, तो हम कहेंगे देखो इतने दिन रहा तो ये परमानेंट है, उसको हम परमानेंट मानते हैं, पर परमानेंट नाम की दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो इस तीसरा पॉइंट है कि अब परमानेंट और एब्सोल्यूट हेल्थ कैसे पाई जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तो ये जो दुनियादारी के नियम है ये तो है ही, ये तो आपको लागू रखना ही है, पर जो मिडल चैनल है वो अगर आपके काबू में आ जाता है तो फिर आप परमानेंट हेल्थ ले सकते हो और एब्सोल्यूट भी ले सकते हो। तो वो कैसे एब्सोल्यूट हेल्थ एग्जिस्ट? हाँ, वो स्पिरिचुअल से आती है। अच्छा, यानी हमारी बॉडी में मैंने आपको 2 साइड बताई, लेफ्ट वाली, राइट वाली और तीसरी मिडल वाली। तो मिडल वाली हमारे काबू में है नहीं, तो वो अगर हमारे काबू में आ जाए तो फिर एब्सोल्यूट हेल्थ में एस्टेब्लिश हो सकते हो ना आप। तो वो कैसे आएगी? उसके लिए हमारी बॉडी में एक पावर है कुंडलिनी, जो बचपन में तालू में यहाँ धड़कती है। अब ये जब बच्चा बड़ा हो गया तो ये तो बंद हो गया, तो ये मिडल चैनल से होते हुए नीचे सैक्रम बोन में जाके बैठ जाती है डोरमेंट। ये नहीं कि इनएक्टिव नहीं है, डोरमेंट है। जैसे बीज में एक पौधा होता है ना, वो डोरमेंट होता है, उसको जमीन में डालो, पानी डालो, वो जर्मिनेट होकर ऊपर एक्टिव हो गया, बढ़ने लगेगा और फिर अपने जैसे हजारों बीज बना लेगा। सुडो हाँ। तो अब ये कुंडलिनी शक्ति जो सैक्रम बोन में आ गई है, तो ये आज के जमाने में इसको जगाया जा सकता है, उसके तरीके हैं, शायद जो वन ऑफ देम आगेगी तो मिडल चैनल से अपने आप ऊपर उठेगी। और जो हमारे यहाँ पे माथे पर है एक क्रॉस ऑप्टिक क्याज्मा, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, उसको खोल के पार करेगी, ब्रेन को पार करेगी। इस जो बंद हो गया एंटीरियर फोंटानेल बचपन में, इसको भी खोल के ये एनर्जी सिर से बाहर आएगी। और बाहर तो नेचर है, नेचर तो अनलिमिटेड है, तो ये आपको नेचर से कनेक्ट कर देगी। तो जब ये कनेक्ट कर देगी तो नेचर फिर आपको नरिश करना शुरू कर देगी। So बोलते हैं the more compassionate person becomes, वो ही ना, वो सब होना शुरू हो जाएगा। तो नेचर तो कंपैशनेट है, नेचर तो किसी के साथ दुश्मनाई नहीं है, वो तो देती है ना सबको। तो वो जब आप इससे कनेक्ट हो जाओगे तो ये जो नेचर की एनर्जी है वो सबको नेचर से ही तो आया ना हमारे अंदर, तो नेचर की सारी एनर्जी आपकी बॉडी में रिफिलिंग शुरू हो जाएगी। तो आप ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट में वाला भी मिडल में जाने लगेगा और राइट वाला भी मिडल में, तो धीरे धीरे और फिर आपको ये पता लगेगा, ये आपको एक अवेयरनेस आने लगेगी, क्योंकि जब आपकी कुंडली जागती है तो आपके अंदर जो सोई हुई आत्मा है ना, स्पिरिट, वो भी जागती है। तो उसका प्रकाश जब आपको पड़ता है तो आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाता है। यानी आपको पता लगने लगता है कि आपके लेफ्ट में एनर्जी कम हो रही है या राइट में कम हो रही है। तो फिर छोटे छोटे तरीके से हम दोनों को
बैलेंस करके मिडल में एस्टैब्लिश होने लगते हैं। जितने एस्टैब्लिश होते चले जाएंगे उतना ही हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ सारी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। वो परमानेंट स्टेट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट सर ने बोले हुए शब्द देखो, फाइनेंशियल हेल्थ भी होती है। हाँ, फाइनेंशियल होती है, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इसको आप फैमिली वाला भी होती है। ये नहीं कि आपकी फैमिली में रोज लड़के चल रहे हैं तो वो भी हेल्दी लाइफ नहीं है। आपका जॉब नहीं है, वो भी हेल्दी लाइफ नहीं है। आप क्योंकि दुनिया में आपने देखा है कोई भी छोटे से छोटा, चाहे वो अमीबा भी हो, वो भी काम करके खाता है। एब्सोल्युटली। पैरासाइट भी होता है, वो भी काम ही करता है, चाहे वो दूसरे का पका कर रहा है, पर काम तो करना पड़ता है ना उसको भी। तो आप जब स्पिरिचुअल हो गए तो ये नहीं है कि आप वो गेरुआ वस्त्र पहन के भीख मांगने निकल जाओगे। सही है। आप जब दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो पैरासिटिज्म है, एस्केपिज्म है। इसके भी तो जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो आपके जो दायरे में लोग आते हैं उन सबका भला करने की टेंडेंसी आप में आती है। यानी आप नहीं रहते ना, देने वाले बन जाते हो, क्योंकि आप नेचर से जुड़ गए, नेचर से जुड़ गए तो नेचर की क्वालिटी आप में आएगी। तो फिर ये जो हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आपके अंदर से चले जाते हैं। ईगो डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, डिसॉल्व हो जाते हैं ये। तो फिर आपको याद ही नहीं आता, जब आपको गुस्सा करना है, मान लो आपको सामने वाले का भला करना है और आपको लगता है कि मेरे गुस्सा करने से इसका भला होगा, और 10 ग्राम गुस्सा करने से होगा तो आप 10 ग्राम गुस्सा करोगे, 20 ग्राम गुस्सा करने से वो सामने वाले का भला होगा तो आप 20 ग्राम करोगे। यानी आप गुस्से को एक दवाई की तरह इस्तेमाल करोगे। यानी गुस्सा आपके काबू में, आपकी आपका पॉजिटिव एनर्जी है गुस्सा। एट ए ह्यूमन लेवल पे गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन करता है। तो ऐसे जितने भी हमारे ये गुण हैं, ये सारे के सारे हमारे एसेट बन जाते हैं। जितने हमारे शत्रु थे, अब ये स्पिरिचुअल में आने का एसेट बन जाते हैं। तो वो परमानेंट और स्पिरिचुअल हेल्थ होती है जो हर इंसान का आखिरी मकसद है, जन्म लेने का। तो अभी हेलो ये जो सर ने बोला, तो बीमारी होने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन से पहले, बीमारी होने के पहले अगर हुआ, ये सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, ये वर्ड वीडियो होम्योपैथ के भी लिए होगा ना, तो एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन वी नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल। हम लोगों को भी सर ये सब करना चाहिए, ऐसा सबको करना चाहिए। नीड टू बैलेंस आवरसेल्व्स को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका तो सारा काम माइंड से चलता है। और जब तक वो हमें समझ नहीं आएगा, हम प्रॉपर दवाई और बीमारी होने से पहले अगर हम लोग ये करेंगे तो इसका असर आपको फास्ट मिलेगा। हाँ, बीमारी होने के बाद अगर बोलो नहीं अभी हो गया है, अभी इसलिए करो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। वो बड़ी सिंपल बात है। देखो ना, आप जितना मिडल से दूसरी तरफ हटोगे उतना ही आपको मिडल में आने में टाइम लगेगा। राइट। तो बीमारी का मतलब ये है कि आप मिडल से दूर हो। सही बात। तो अगर आप बीमार में ये करोगे, स्पिरिचुअलिटी से है जो, तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा आपको बैलेंस होने में, पर हो जाओगे, क्योंकि नेचर से ऊपर तो आपकी बॉडी नहीं है ना, यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर। तो नेचर तो आपको सुधारेगी, पर उतना ही थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। जितना गहरा जख्म उतना हीलिंग में टाइम ज्यादा लगेगा। आप सोचो होम्योपैथी, आप होम्योपैथिक फिजिशियंस हो तो आपको जैसे सर बोले कि पूरा मिडल में तो आना नामुमकिन है, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सेसिव जो इमोशंस है जो आपको बीमारी की तरह लेके जा रहे हैं, उसको होम्योपैथ अपने दवाई से एक्सेसिव से मॉडरेशन में लाके रखती है। मॉडरेशन बिग थिंग। नो पैथी इन दिस वर्ल्ड हैज दैट एफिकेसी टू मेक दैट एक्सेसिव इमोशंस इनटू एनर्जी। मॉडरेशन। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी क्योर करती है, इसलिए कहा जाता है। सर ने जो कहा, ये समझने वाली बात है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मॉडरेशन। हाँ, वो रिलेटिव स्टेट है। और स्पिरिचुअल हेल्थ यानी जैसे सर ने समझा कि वो षड रिपु जो है उन्हें हमें हमारे एसेट्स बनाना है, लायबिलिटीज बन के वो हमें कंट्रोल ना करें, हमें उनको कंट्रोल करते हैं। जब आप हेल्दी होगे तो कोई भी आपका शत्रु नहीं होता। आपके जो शत्रु समझे जाने वाली पावर्स है वो भी आपके मित्र होते हैं। वो आपके सहकारी बनेंगे। आज से अपने दोस्त को दोस्त रखो, दुश्मन को भी दोस्त रखो। ये सब कभी नहीं, मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन है हमेशा। इसलिए उनको मैं हमेशा दोस्त समझता हूँ पहले से है ना, लेकिन समझेगा। मेरे को लगता है सबके सवालों के